आरबीआई की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बैंकों से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों की संख्या में 166% की बढ़ोतरी रही है और ये बढ़कर के 36,075 हो गई है, जो कि एक साल पहले 13,564 थी। हालांकि वित्त वर्ष 2023-24 में धोखाधड़ी वाली राशि 46.7% घट करके 13,930 करोड़ रुपए रही है। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 में जहां पर डिजिटल ट्रांजैक्शन में वृद्धि हुई है, वहीं क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन फ्रॉड्स 5 गुना बढ़ गए। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि जहां वित्त वर्ष 2022-23 में इस तरह के फ्रॉड्स में लोगों से 277 करोड़ रुपए की ठगी की गई, वित्त वर्ष 2023-24 में ये 425% बढ़ करके 1457 करोड़ रुपए हो गई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड बैंकों के ग्राहकों के साथ ही हुए हैं। सर, काफ़ी तेज़ी के साथ ये साइबर फ्रॉड बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरबीआई की रिपोर्ट हमारी उन चर्चाओं को, उन आशंकाओं को की पुष्टि करती है जिन पर हम लगातार मनी सेंट्रल के अलग अलग संस्करणों में बात करते हैं। रिजर्व बैंक ने ये कहा है कि भारत में बैंकों में ऑनलाइन फ्रॉड्स बेहद तेजी से बढ़े, 166% की बढ़ोतरी और ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जुड़े फ्रॉड्स तो नए रिकॉर्ड पर पहुंच गए हैं। और इसमें भी आंकड़े भीतर से बताते हैं कि प्राइवेट बैंक्स में इन फ्रॉड की संख्या ज़्यादा तेजी से बढ़ी है। सरकारी बैंकों में बढ़ी, पर सरकारी बैंकों में ये स्थिर है। और उसकी वजह कि प्राइवेट बैंकों के पास ऑनलाइन सिस्टम्स ज़्यादा हैं और लोग उनसे ज़्यादातर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जबकि सरकारी बैंकों में अभी भी रूरल नेटवर्क होने के कारण ऑफलाइन ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। जितना डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट कहीं ना कहीं इशारा करती है कि जितना डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, जितने डिजिटल ट्रांजेक्शन से हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने भी कहा है कि भारत में जितने डिजिटल ट्रांजैक्शन हैं उनमें से हर 5 में से 4 ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए किए गए, उतना ही अधिक खतरा फ्रॉड के लिए बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक की इस रिपोर्ट के साथ फिर हमें वापस उस बहस या उस सवाल की तरफ घूम रहे हैं जो हमें अलग अलग रिपोर्ट से मिलता दिखाई दे रहा है। हर तरीके का डिजिटल जराइम भारत में उपलब्ध है, चाहे वो गेमिंग ऐप्स के जरिए हो रहा हो, चाहे डिजिटल अरेस्ट के जरिए हो रहा हो। और फिलहाल ये रिपोर्ट तो हमें बराबर मिलती है विपुल कि भारत में डिजिटल फ्रॉड से या साइबर लूट बढ़ रही है। कानून कहाँ है, समाधान किसके पास है, सरकारें क्या इसका इलाज कर सकती हैं, डूबे लोगों का डूबा हुआ पैसा वापस मिल सकता है, इसकी कोई तैयारी, कोई व्यवस्था भी फिलहाल नहीं दिखाई। इधर आरबीआई ने ब्रिटेन से अपना 100 टन सोना वापस मंगा लिया है। ये 1991 की शुरुआत के बाद पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने में सोना भारत के भंडार में वापस आया है। आने वाले महीनों में इतनी ही मात्रा में सोना और ज़्यादा विदेश से वापस आ सकता है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मार्च के अंत तक आरबीआई के पास 822 टन से अधिक सोना था, जिसमें से 413.8 टन सोना विदेशों में रखा हुआ था। सर, सबसे बड़ा सवाल तो यही, गोल्ड वापस क्यों आरबीआई लेकर के आया? रिजर्व बैंक का और दुनिया भर के बैंक दुनिया में 2 बड़ी तिजोरियों का इस्तेमाल करते हैं अपना सोना रखने के लिए। हम आपको बताते रहे हैं, आप मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक हैं और इकोनॉमिकम के दर्शक हैं, कि दुनिया भर के बैंक सोने की खरीद में लगे हुए हैं पिछले 3-4 साल से 5 साल से, और वो उसके जरिए अपने विदेशी मुद्रा भंडारों को सपोर्ट कर रहे हैं, करेंसीज को सपोर्ट कर रहे हैं। और रिजर्व बैंक दुनिया के उन 5 बैंकों में शामिल है, जो सबसे बड़े 5 बैंकों में शामिल है, जिन्होंने किसी भी कीमत पर, कीमतें बढ़ने के बाद भी सोने की जबरदस्त खरीद की है। 822 टन का इसका गोल्ड रिजर्व बैंक के पास है, जो रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा है। अभी हमने आपको मनी सेंट्रल में 1 हफ्ते पहले बताया था कि इस साल सोने का जो आयात हुआ उसमें बड़ा आयात रिजर्व बैंक ने किया है, और भारत के इंपोर्ट बिल में बढ़ोतरी की एक वजह सोने का आयात भी है। पर जब सोने का इंपोर्ट होता है तो आमतौर पर वो सारा सोना भारत के में आरबीआई की वॉलेट्स में नहीं रखा जाता है, भारत की वॉलेट्स में नहीं होता है। इसके लिए दुनिया के बैंक 2 वॉल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक फोर्ट नॉक्स की न्यूयॉर्क की वॉल्ट है और एक लंदन में की जो बुलियन एसोसिएशन है उसकी वॉल्ट है, वहाँ रखा जाता है। दुनिया के सभी देशों का सोना वहाँ मौजूद है। अब आरबीआई इस सोने को वहाँ से मूव करना चाहता है। 2 वजह है। एक तो सोने के जो रिजर्व्स हैं उनको अलग अलग जगह रखने की व्यवस्था है, जो दुनिया भर के केंद्रीय बैंक करते रहते हैं, अपने सोने को अलग अलग रिजर्व्स में रखते हैं। दूसरा, उसको रखने की अपनी लागत है, उसकी कैरिंग कॉस्ट है, उसका इंश्योरेंस है। तो रिजर्व बैंक अब उस 100 टन सोने को भारत लाकर भारत की अपनी वॉल्ट्स में सुरक्षित करेगा और स्थापित करेगा। 100 टन काफ़ी बड़ी मात्रा है। इसे एक बार में तो नहीं, अलग अलग किश्तों में पूरे साल के दौरान लाया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है, और उसे भारत की वॉल्ट्स में रखा जाएगा। ये इसलिए क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व्स वाले जो देश हैं उनमें भारत शामिल हो गया है, और आरबीआई के पास खासा गोल्ड मौजूद है, और उसका मैनेजमेंट करना आरबीआई के लिए ज़रूरी है। अब सर, ये भी समझाइए कि आरबीआई अपने गोल्ड को मैनेज कैसे करता है? विपुल, 822 टन का जो गोल्ड है ना, उसमें जो आंकड़े हमारे सामने उपलब्ध हैं उस हिसाब से करीब 309 टन गोल्ड तो भारत
की सरकार, भारत में सेंट्रल बैंक अपने पास रखता है भारत की करेंसी रिक्वायरमेंट्स को और नियमों को देखते हुए। हालांकि गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन 309 टन के आसपास का गोल्ड जो ये माना जाता है कि वो करेंसीज के साथ पैरिटी में रखा जाता है। और इसके अलावा जो बाकी गोल्ड के डिपॉजिट्स हैं वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर जो हमने आपको बताया न्यूयॉर्क और लंदन की वॉल्ट्स में रखे जाते हैं। तो अगर आप 309 टन ये माने 822 टन में से, तो 309 टन तो भारत की मौद्रिक ज़रूरतों के लिए उपलब्ध है, और बचा हुआ जो करीब करीब 500 टन के आसपास सोना है वो अतिरिक्त तौर पर विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा है, और उसी हिस्से में से ये सोना वापस भारत में लाकर रखा जाएगा। पर दिलचस्प है कि काफ़ी बड़ा मूवमेंट है, और इतना सोना मूव कराकर भारत लाने की प्रक्रिया खासी दिलचस्प होने वाली है। आरबीआई शायद इसे 2-3 किश्तों में इस कार्य को पूरा करेगा। जी।